करना बस पूरा आवाज कैच करे क्योंकि आज वो है नहीं। हम लोग रुधिर क्रिया विधि पढ़ लिए थे ना, उसमें कुछ और एक चीज रह गया था, उसको थोड़ा नोट कर लो। नोट में जो हम लिखवा थे महत्वपूर्ण तथ्य था ना करके। हाँ, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है। हृदय गति को नियंत्रित, तो हृदय गति को नियंत्रित कुछ हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन क्या करता है? गति को नियंत्रित करता है। ठीक है ना? हृदय गति क्रिया क्रिया विधि में नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखे थे ना, जैसे कि अनुशीतलन प्रकुंचन, ठीक है ना, हृदय की गति नापा किसे जाता है, इस सब। तो हृदय का जो है कि एड्रेनलिन लिख लो, उसमें अगला पॉइंट में आगे एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है ना, एड्रेनलिन। और दूसरा है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन है, ठीक है ना। और ये दोनों हार्मोन जो है कि हृदय की गति को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण, नियंत्रण यानी हृदय गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे रक्त में जब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, होता है ना, तो उसमें CO2 निकलता है कि नहीं निकलता? CO2 निकलता है ना, तो CO2 जो है कि पीएच मान को क्या करता है? पीएच मान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अच्छा, पीएच मान कंट्रोल करेगा, मान लो अगर अम्लीयता बढ़ गई, क्या बढ़ गई? अम्लीयता बढ़ गई या क्षारीयता क्या हो गई? बढ़ गई, गधा कहीं। अम्लीयता बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? क्षारीयता घटेगी, क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। ये तो होगी। अगर ये तो बढ़ेगी तो ये घटेगी, और हाई बढ़ेगी तो हाई वाली घटेगी, ये ना। तो कभी कभी पूछा जाता कि अगर अम्लीयता शरीर में मान लो रक्त में क्या हो गई? अम्लीयता बढ़ गई तो हमारा हृदय धड़कन बढ़ेगा कि कम होगा? और क्षारीयता बढ़ेगी तो हृदय धड़कन कम होगी कि बढ़ेगा? और रक्त का पीएच मान कैसा कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है, इसका मतलब रक्त कैसा है? क्षारीय। तो क्षारीय रक्त है तो एकदम नॉर्मल, इसका मतलब हमारा हृदय नॉर्मल दौड़ रहा है। इसका मतलब अम्लीयता अगर बढ़ गई तो क्या होगा हमारा साथ? रक्त की अम्लीयता बढ़ गई तो क्या होगा? धड़कन स्लो होगी, तेज होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? अम्लीयता बढ़ी और धड़कन क्या होगी? बढ़ी। तो क्षारीयता घटी तो धड़कन क्या हो जाएगी? कम हो गई, ठीक है ना। तो लिख लेना, जब अम्लीयता बढ़ेगी तो हृदय धड़कन क्या होगी? यानी हृदय की जो गति होती है, हृदय की गति क्या होती है? बढ़ जाएगी। और जब क्षारीयता जो है कि बढ़ेगी तो हृदय गति क्या होगी? घट जाएगी। लिख लो, कुल मिलाकर जो क्षारीयता होती है वो हृदय की गति को कम करती है, और जो अम्लीयता होती है वो हृदय गति को बढ़ा देती है, ठीक है। हो गया? इसमें तीसरा पॉइंट है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप इस ये जो है कि स्टेथोस्कोप से हृदय, ठीक है ना, हृदय, श्वास तथा आंत की ध्वनि सुनते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि हृदय
जो स्टेथोस्कोप उससे क्या सुना जाता है, तो हृदय की गति, ठीक है ना, आंत की गति और श्वास को सुना जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, स्टेथोस्कोप, इससे जो है कि हृदय, श्वास और आंत की ध्वनि को सुना जाता है, ठीक है ना। हृदय, श्वास और आंत की ध्वनि को सुना, किससे, स्टेथोस्कोप। यानी जो डॉक्टर आला लेके घूमता रहता है ना, लो तो उस आला से जो है कि कभी देखते हो कि पीठ पे लगाता है, कभी हृदय पे लगाता है, ठीक है ना। तो क्या सुनता है, सांस की एक तो गति सुनेगा, कभी कभी कहता होगा खूब जोर से सांस लीजिए, सांस लेगा तो उससे पता चलेगा तुम्हारे जो है कि आती फेफड़ा में जो है कि वो जो खिकाट थूकते हो, ठीक है ना, है कि ना है, ठीक है ना। और फिर दूसरा एक और पूछा था, अगर हमें बीमारी हो गई, ठीक है ना, बीमारी, तुम अगर क्या हो बीमार, ठीक है ना, बीमारी के जो समय फेफड़े से जो आवाज आती है, फेफड़े की जो ध्वनि होती है, फेफड़े की जो ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं, बीमारी के समय जो फेफड़े की ध्वनि होती है, फेफड़ा होता है ना, और फिर आंत की ध्वनि, किसकी ध्वनि, फेफड़े की ध्वनि, और दूसरा हो गया आंत की ध्वनि। फेफड़े की ध्वनि क्या कहते हैं और आंत की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो फेफड़े की ध्वनि को क्रेपिटेशन बोलते हैं, क्रेपिटेशन लिख दे रहे हैं, क्रेपिटेशन, ठीक है। और जो दूसरा है बारबोरिज्म बोलते हैं, बारबोरिज्म पूछ लिया जाता है, वैसे तुम्हें अभी नहीं पूछेगा, जब किसी चीज की तैयारी करो तो वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जो बीमारी के समय आंत की ध्वनि को बारबोरिज्म बोलते हैं और फेफड़े की ध्वनि को क्रेपिटेशन बोलते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमने मानव हृदय पढ़ा था ना, तो मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, बोलो तो, चार। चारों का नाम बताओ, दो नीले, दो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नीचे वाला नीले कहलाता है। और सबसे पहले शरीर में से रक्त किस वाले में आता है, दाएं अलिंद में, किसमें आता है, दाएं बाएं कह रहे हो, दाएं वाले में किसमें आएगा, दाएं। तो उसी आधार पर कुछ पूछ लिया जाता है कुछ जीवों में, ठीक है ना। जीवों का मतलब पूरे का मत्स्य समूह, यानी जो मछली समूह होता है, जो मछली वर्ग, हम लोग तो मानव वाले में आते हैं, तो मानव वाले में यानी मानव में जो कि हृदय की जो संख्या होती है कितनी हो रही, 4, मतलब उसके चेंबरों की संख्या 4 हो रही, 4 हो रही है। लेकिन अगर ये मछली पूछ लिया जाए कि मछली में जो हृदय तो उसमें कितने चेंबर होंगे, ठीक है, उभयचर में कितने होंगे, सरसिप में कितने होंगे, स्तनधारी और पक्षी में, ठीक है ना। तो मछली वाले में 2 होंगे, किसमें होंगे, जो मछली समूह, यानी हम लिख सकते हैं वेश्म या कोष्ठ चैम्बर की संख्या, मत्स्य समूह ठीक है, सरीसृप हो गया, पक्षी और है एक आध, हाँ पक्षी, उभयचर हो गया, उभयचर, और एक और हो जाएगा स्तनधारी। इनमें क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो लिख लो, इसमें जो मत्स्य वाले उसमें 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 कोष्ठ या 2 वेश्म होते हैं। इसमें कितने होंगे,
2 बेस में होंगे, या चैम्बर या कोष्ठ जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सरीसृप में होंगे 3, पक्षी वाले में होंगे 4, ठीक है। उभयचर वाले में भी होंगे 3 और स्तनधारी वाले में होंगे 4। स्तनधारी पक्षी में 4, उभयचर सरीसृप में क्या होंगे 3 होंगे। पूछा जाता, अब सबसे मेन ये नोट करके लिख लेना, मगरमच्छ, ये अपवाद आले हैं, मगरमच्छ, ठीक है ना। मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। और दूसरा कॉकरोच, कॉकरोच, इसमें 13 चैम्बर होते हैं, इसमें 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 13 चैम्बर। और एक और लिख लो, ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है, ब्लू व्हेल का दिल यानी हृदय सबसे बड़ा होता है। ब्लू व्हेल मछली है ना, लेकिन मछली में नहीं आता है वो, ब्लू व्हेल, हाँ, का दिल सबसे बड़ा होता है। अगर पृथ्वी पर पूछ लिया जाए कि हृदय किसका बड़ा होता है तो ब्लू व्हेल का। अब हम लोग पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे? लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब जानी कि जो हमारे चारों तरफ क्या हो घूमता रहता है, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है, ठीक है ना। हमें जानना है कि इसको लसिका, आखिरी लसिका है, ठीक है ना। लसिका ऐसी कौन सी चीज है? तो हम लोग रुधिर पढ़े थे, सबको पता है। तो रुधिर को तो पता होगा क्या, किसे रुधिर किसे कहते हैं। तो जो लसिका होती है, ठीक है ना, मान लो हमारे शरीर का ऊतक, ऊतक, ठीक है ना, ऊतक कोशिका भी है, वो कोशिकाओं का समूह ही तो क्या कहलाता है, ऊतक। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। और यही बगलिया में क्या थी, वाहिनियां, यानी कौन, रुधिर वाहिनी। कौन थी? रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनियां थी, ठीक है। तो मान लो हमारे शरीर का, ये शरीर है, इस साइड क्या है, ऊतक, और शरीरियम में क्या है, नस चली है, नस जा रही है। मान लो ये वाली नस क्या हो रही है, इसमें जा रही है, ये नस क्या है, रुधिर वाहिनी। बगल बगल में देह भित्ति है, क्या है, देह भित्ति। और देह भित्ति के अंदर ऊतक है, वैसे देखा जाए देह भित्ति भी ऊतक ही है ना। तो इसके बीच में क्या जा रहा है, नस जा रही है ना, ठीक है। और इस नस और ऊतक के बीच में थोड़ा सा खाली जगह मिलता है, क्या मिलता है, खाली जगह मिलता है। और नस जो है पतली परत होती है, जो नस की जो दीवार होती है क्या होती है, पतली परत होती है। तो जो नस होती है, इस नस में से कुछ चीजें छन कर, ठीक है ना, जैसे रक्त में जो चीजें दौड़ रही थी, ठीक है ना, प्रतिरक्षी तंत्र थे, कुछ पोषक पदार्थ थे, कुछ जो है कि हमारे शरीर में जो रक्षा करने वाले एंजाइम हार्मोन निकल रहे हैं, सब इसमें दौड़ रहे हैं। तो इसमें से छन जाते हैं, क्या होते हैं, छन जाते हैं। और छन के जो है कि ऊतक और इन नस के बीच में क्या होते हैं, बहता रहता है, जो द्रव अवस्था में रहता है ये भी। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, लसिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लसिका। बस अंतर इतना है कि जो लसिका होता है, इसमें जो है कि इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। कैसा होगा, श्वेत। लेकिन जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। जब लाल होगा इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पड़ेगा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ये तो जब शोध होगा तो इसका होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। लेकिन ये श्वेत है, क्या है, श्वेत। और श्वेत रुधिर कणगारों में क्या पाया जा रहा था, प्रतिरक्षा तंत्र पाए जा रहे थे कि ना। यानी जो लिम्फोसाइट था ज्यादातर किसमें पाए जा रहे थे, श्वेत वाले में पाए जा रहे थे। तो इसका मतलब इसमें वो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तो इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होंगे, पाए जाएंगे। और प्रतिरक्षी तत्व भी पाए जाएंगे, इसमें CO2 की मात्रा भी पाई जाएगी। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं क्या होंगे, उत्सर्जी पदार्थ इसमें ज्यादा पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, लसिका में, ठीक है ना। अब इनकी तो लसिका उसे कहेंगे
जो रुधिर वाहिनी और ऊतक के बीच में खाली स्थान में एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लसिका बोलते। इस लसिका का रंग श्वेत होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कैसा होगा? और इसमें प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाए। बस इतना ही लसिका, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो हेडिंग डालो लसिका। हो गया? रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के मध्य रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के मध्य रुधिर वाहिनियों एवं ऊतक के मध्य रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। ठीक है? रिक्त स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है। स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है। ऊतक के मध्य का पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और इस रिक्त स्थान में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? तरल पदार्थ पाया। इसी तरल पदार्थ को हम बोलते हैं क्या? लसिका, जिसे हम लसिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। लसिका कहते हैं। जो रुधिर वाहिनियों से छन कर ऊतक कोशिकाओं रुधिर वाहिनियों से छनकर ऊतक कोशिकाओं, हो गया? ऊतक कोशिकाओं की पतली दीवार, नहीं, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती हैं। ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती हैं। जो रुधिर वाहिनियों से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती हैं। ठीक है ना? मतलब वह चीज के, यानी जो पदार्थ श्वेत वाला है, आखिर में वो आया कहाँ पर, कैसे? तो जो हमारा रुधिर वाहिनियां, उन्हीं में से जो चीजें बह रही थी, जो रुधिर कणिकाएं थी, उसमें जो प्रतिरक्षी तंत्र थे या पोषक पदार्थ थे, जो उसमें क्या हो रहे थे? बह रहे थे। तो जो रुधिर वाहिनियां थोड़ी पतली थी, उनमें से क्या हुआ? छन के ऊतक और उनके मध्य में क्या हुआ? बढ़ता चला गया, जिसे हम क्या बोल रहे थे? लसिका बोले। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट बना के मतलब लिख लेना, चाहे उसी में लिख, लाइन छोड़ के बस लिखना। ठीक है ना? लसिका में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लसिका में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होगी तो इसमें क्या होगा बताओ? प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? हाँ, यस सर। ठीक, आगे लिख लो। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ कम होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ
लेकिन ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ कम होते हैं। परंतु CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। परंतु CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। हो गया? तो लसिका किसे कहते हैं? परिसंचरण का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में कोई चीज क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब दौड़ कर रहा है लसिका। अब लसिका किसे कहते हैं तो इधर ध्यान से देखोगे तो यही याद हो जाए, घर याद करने की जरूरत नहीं, वैसे टाइम भी नहीं है घर जाके बैठ के रटने, और टाइम तो उसे बहुत भी है, उड़ा भी सकते हो। रुधिर वाहिनी एवं ऊतक के मध्य एक रिक्त स्थान होता है जिसमें पता कोई एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लसिका। इस लसिका, यह लसिका जो है कि रुधिर वाहिनियों की दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती हैं, जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है तो इसमें जो है कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, क्योंकि हमारे आरबीसी की वजह से जो है कि उसमें दौड़ते रहते हैं लाल रंग की वजह से, तो पाया नहीं जाएगा, तो इसमें जो पोषक पदार्थ कम हो जाएंगे, लेकिन जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो खराब चीजें कहाँ पाए जाएंगे ज्यादातर, लसिका में, डब्ल्यूबीसी में नहीं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी इसमें उपस्थित है, इसका मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ भी इसमें क्या होंगे, ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में प्रतिरक्षा यानी लिम्फोसाइट पाया जा रहा था। यही तो हम पढ़ेंगे लसिका गांठें। लसिका गांठें यानी लसिका से बनी हुई गांठें। लसिका गांठें, लसिका को लिम्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ नोड बोलते हैं, NODES, नोड, लिम्फ नोड, ठीक है ना। तो जो लसिका हमारे शरीर में बह रही थी, जो लसिका हमारे शरीर में क्या हो रही है, बह रही, तो ये बह रही है तो कहीं जाकर इकट्ठा हो जाती, क्या हो जाती, इकट्ठा हो जाती, और इकट्ठा होती है तो फूल जाती, और फूल कर एक गांठ की संरचना बना लेती। क्या होती है, फूलती है, फूल कर क्या बनाती है, एक गांठ की संरचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं लसिका गांठें, ठीक है ना। लेकिन इसके फूलने की वजह से कुछ अंगों का निर्माण हो गया, कुछ अंगों का क्या होता है, निर्माण हो, तो उसी अंगों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना। तो इसमें पहले लिख लो, लसिका परिसंचरण तंत्र में, लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका वाहिकाएं बीच बीच में फूलकर, लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका वाहिकाएं बीच बीच में फूलकर गांठों के समान संरचना बनाती हैं। गांठों के समान संरचना बनाती हैं, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं। ठीक है ना। तो लसिका परिसंचरण में जो लसिका है वह अंगों में हमारे कहीं कहीं क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है ना, इकट्ठा होने लगती, इकट्ठा हो जाएंगी तो फूल जाएंगी, और जब फूल जाएंगी तो एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम गांठ की जैसी, जो संरचना होती है कैसी होती है, गांठ की जैसी होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लसिका गांठें बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं पर हम नीचे लाइन छोड़ के या पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, कि मानव के गर्दन मानव के गर्दन एवं कंधों के नीचे गर्दन एवं कंधों के नीचे लसिका गांठें, लसिका गांठें सर्वाधिक पाई जाती हैं। लसिका गांठें सर्वाधिक पाई जाती हैं।
यानी लसिका गांठ उसे कहेंगे जो लसिका यानी एक जगह इकट्ठा होंगे, फूल जाएंगे और फूल कर एक संरचना के निर्माण होंगे, उसे क्या करेंगे? लसिका गांठ करेंगे। जो गर्दन है और गर्दन और कंधे, ठीक है ना, गर्दन हो गया, इसके नीचे यानी सर में नहीं पाए जाएंगे। जो लसिका से बनी गांठें वो सर में नहीं, लेकिन इसके नीचे कुछ अंगों में क्या पाए जाएंगे? लसिका गांठें पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो लसिका गांठ, लसिका गांठ या लसिका अंग, लसिका गांठ या अंग, यानी लसिका से बने हुए कौन? अंग, यानी लसिका से भी बने हुए कुछ अंग, ठीक है ना। इसमें पहला अंग है लसिका फूटक, लसिका फूटक, जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना काफी, लसिका फूटक। दूसरा है टांसिल, टांसिल दिखाई दे रहा है ना, टांसिल। तीसरा है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और चौथा है प्लिया, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं, प्लिया। यह जो आंत की, आंत के श्लेष्म, आंत के श्लेष्म स्तर पर पाई जाती है। यानी जो आंत होता है, आंत पे जो एक स्तर आवरण पाई जाती है, उस पे जो है कि लसिका पुटक पाई जाती है, ठीक है ना। यानी लसिका पुटक यानी आंत के ऊपर का जो एक परत पाई जाती है वह लसिका के पुटक यानी लसिका के फूलने की वजह से बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा है टांसिल, जो ग्रसनी के श्लेष्म पर बनी। कहाँ पर? ग्रसनी की श्लेष्म, झिल्ली पर जो ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी कहाँ पाई जाती है बताओ? देहिया में। अरे आहार नाल पढ़े थे ना, आहार नाल में जो रास्ता मिला था ना, ग्रसनी, आहार नाल, ग्रास नाल होगा ना। तो जो ग्रास नली होती है उसके ऊपर की जो आवरण बना होता है, ठीक है ना, जो झिल्ली बनी होती है वह किसकी बनी होगी? वह बनी होगी लसिका की। किसकी बनी होगी? जो लसिका का एक, ठीक है ना, थोड़ा सा फूल के बना रही है, वो क्या बना रही है? ग्रसनी का जो श्लेष्मा आवरण होता है वह किसका बना होगा? टांसिल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? टांसिल कहलाएगा। और तीसरा थाइमस ग्रंथि, यह मिलता है वक्ष गुहा में। कहाँ मिलेगा? वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, ठीक है। अब प्लिया तो जानते ही हो, अमाशय के जो कार्डियक वाला भाग होता है, किसमें? कार्डियक नहीं, फंडिक वाला, उस फंडिक वाले भाग के सामने स्थित होता है, ठीक है ना। यानी डायफ्राम में, जो हमारा सीना है, डायफ्राम किसको कहते हैं? हाँ, ये निकला है ना भैया, यही के नीचे है ना डायफ्राम, हड्डी की जो संरचना बनी, ठीक है। तो लिख लो, भाई वाला होगा ग्रसनी की श्लेष्म झिल्ली, ठीक है, ग्रसनी के श्लेष्म झिल्ली। झिल्ली में क्या होती है? स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। यह वक्ष गुहा के, वक्ष गुहा के, वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। कहाँ होगा? दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। अब बच गया प्लिया। वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों में क्या होता है? फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। कौन? थाइमस ग्रंथि। अब प्लिया की बात करें तो यह अमाशय के फंडिक वाले भाग में। कहाँ? अमाशय के फंडिक भाग में, ठीक है ना, फंडिक भाग में। अब ये तीनों जो है कि मिलकर किसका निर्माण करेंगे?
इसमें से निकलता क्या, लिम्फोसाइट। क्या निकलेगा, लिम्फोसाइट निकलेगा। हाई वाली जो झिल्ली है यहाँ से भी लिम्फोसाइट निकलेगा, अमाशय वाले में से क्या निकलेगा, लिम्फोसाइट निकलेगा। लिम्फोसाइट का मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ निकलेगा। तीनों के नीचे इसी तरह करके लिख लेना, मतलब अपने कॉपी के हिसाब से जैसे भी लिख लेना, ठीक है ना। मतलब समझ में आए कि हम ना अगर ऐसे बना दो तुम ऐसे बना। देखो लसिका गांठ है या अंग, पूछेगा कि लसिका अंग कौन कौन से, तो कौन कौन होंगे, लसिका पुटक, टांसिल, थाइमस ग्रंथि और प्लिया। मान लो अगर पूछ दिया कि जो लसिका से बना पुटक है वो कहाँ पाया जाता है, तो आंत के श्लेष्मा स्तर पर ये पाया जाता है। टांसिल जो ग्रसनी के श्लेष्म झिल्ली में स्थित होती है, और जो थाइमस ग्रंथि है वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, और जो प्लिया होता है वो अमाशय के फंडिक वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तीनों का कार्य कहाँ, क्योंकि यह लिम्फोसाइट कहाँ से भैया, जो लिम्फोसाइट यानी श्वेत कैसी है, श्वेत है ना, इसका रंग कैसा है, श्वेत है, यानी WBC की मात्रा अधिक है। हम जानते हैं कि WBC में क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब प्रतिरक्षा ज्यादा पाए जाएंगे। अब इनसे जो गांठें बनी है, यानी जो प्लीहा बना है, जो थाइमस ग्रंथि बनी, जो टांसिल बनी है, इनसे क्या निकलेंगे, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट एक प्रकार क्या है, प्रतिरक्षी पदार्थ जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के क्या करता है, क्षमता पैदा करता है, यही ना। तो लिख, हो गया। अब लसिका के कार्य, लसिका के कार्य, वैसे तो अब कार्य भी इसी में देखो एक तरह से तो समा गया कार्य भी। लसिका क्या कर रहा है, भैया इसमें जो है कि उत्सर्जी पदार्थ आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ को भी तो बाहर निकालने का काम करेगा। इसी माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, परिवहन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालेगा, निकालेगा या नहीं निकालेगा। फिर प्रतिरक्षी तंत्र का भी निर्माण कर रहा है, प्रतिरक्षी पदार्थों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहा है। देखा जाए तो ये तो कार्य है इसका, और करा जाए, क्योंकि शरीर में क्या हो रहा है, घूम रहा है। बस यार जितना बात करना, फिर कहाँ मौका मिलेगा, क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे लिखो लसिका के कार्य, लसिका अंगों के कार्य लिखना, लसिका अंगों के कार्य। हाँ, पहला पॉइंट इसमें लोगों, लसिका ग्रंथि में लसिका अंगों की कार्य, ठीक है ना। पहला लसिका अंग प्रतिरक्षी, लसिका अंग, लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। हाँ, प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल एवं गिल्सराल, वसीय अम्ल एवं गिल्सराल का आहार नाल से, आहार नाल से अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं, अवशोषण करके विभिन्न अंगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जहां जहां किसकी आवश्यकता होगी, वसीय अम्ल और गिल्सराल, यानी जो अम्ल यानी वसा से युक्त यानी तेल, तेल की जहां जहां आवश्यकता होगी क्या करेगा, पहुंचा देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, लसिका द्रव या लसिका पदार्थ ऊतक को या ऊतक कोशिका को नम रखती, नम रखती है। लसिका पदार्थ या लसिका द्रव कोशिका को नम रखती है, या कोशिका ऊतक को नम रखती है।
हो गया। लसिका के तीसरा पॉइंट हो सकता है, चौथा, लसिका की सहायता से, लसिका की सहायता से कोशिकाओं के मध्य, कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों, गैस, हार्मोन आदि का स्थानांतरण होता है। मतलब लसिका अंगों की सहायता से, ठीक है ना, लसिका अंगों की सहायता से कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों, हार्मोन, लिख दे रहे हैं, भोज्य पदार्थ, हार्मोन एवं गैसों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो लसिका गांठों या लसिका अंगों के जो कार्य हैं कि प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक का क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्या करते हैं, क्षमता पैदा करते हैं। वसी अम्ल एवं विसराल का आहार नाल, यानी जो हम भोजन खाते हैं जो उसमें अगर वसा होगा तो उसको क्या करते हैं, अवशोषण करेंगे, यानी सोखेंगे, ठीक है ना, सोखकर जहाँ जिस अंगों को जहाँ आवश्यकता होगी वसा अम्ल यानी वसा की, वहाँ तक ले जाकर उसको देगा। फिर यह ऊतक, जो ऊतक है, जो इसका द्रव है, लसिका से जो लसिका अंगों से जो लसिका द्रव निकलता है वो क्या निकलेगा, वो ऊतक को क्या करेगा, नम रखेगी, यानी समझ रहे ना, भिगोया रखेगा। और यह जो लसिका अंग है कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थों, हार्मोन और गैसों का क्या करेंगे, स्थानांतरण कर। ये हो गया लसिका अंगों के कार्य। लसिका के कार्य नहीं है, लसिका अंगों के कार्य, ठीक है ना। अब कभी कभी पूछ देता है रुधिर और लसिका में अंतर क्या है, तो लिख लोगे कि ना, लिख लेंगे, कितना लोग लिख लेंगे, लसिका और रुधिर में अंतर, ठीक है। तो हेडिंग डालो लसिका और एवं रुधिर में अंतर। खूब पूछा है लसिका और रुधिर में अंतर। हाँ, घर के लिए एक देंगे, घबराओ मत, घर के लिए एक देंगे। हाँ, रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अंतर, ये घर का होमवर्क रहेगा। रक्त यानी रुधिर, प्लाज्मा और सीरम में अंतर, घर से लिख के लाना है। हाँ, सीरम, 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 सीरप है ना, सीरम, नया शब्द सुन लिएगा, नहीं सर जी ना, और दो तो लिख लोगे, सीरम वाला ना लिख पाओ, हम जानते, ठीक है ना। गूगल बाबा से नहीं, अपने किताब से जानना, गूगल तो इसे दे देगा। रुधिर और लसिका में अंतर, तो रुधिर में लिखो लसिका में अंतर। तो रुधिर किस रंग का होता है, लाल रंग का संयोजी ऊतक है कि नहीं है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, संयोजी ऊतक, यह गहरे लाल रंग का संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का कौन सा ऊतक है, संयोजी, क्योंकि यह पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़े रखता है कि ना रखता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। यही बात अगर हम लसिका में पहला पॉइंट लिख दें तो इसका रंग कैसा होगा, हाँ, तो लिखो यह रुधिर का छना हुआ, यह रुधिर से छना हुआ, रुधिर से छना हुआ रंगहीन पदार्थ है। कौन है, रंगहीन पदार्थ है, रुधिर से छना हुआ रंगहीन पदार्थ। अब रक्त में दूसरा पॉइंट होगा कि जो रुधिर होता है इसमें क्या पाया जाती है, आरबीसी पाया जाए कि ना पाया जाए, तो लिख लो रुधिर में
रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। अब उसमें इसका उल्टा लिख लोगे, दूसरा पॉइंट बनाएंगे, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक है ना, आसान कर दिए हैं। डब्ल्यूबीसी लिखने से फायदा क्या है, वो तो पहले ही जान गए ना। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, रुधिर में फाइब्रोजिन पाया जाता है कि ना पाया जाता है, यानी रक्त में फाइब्रोजिन पाया जाएगा, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो लिखो रुधिर में फाइब्रोजिन, फाइब्रिनोजेन, रुधिर में फाइब्रिनोजेन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने से हो गया, रक्त की मात्रा अधिक होने से रक्त का थक्का आसानी से जम जाता है, रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है, रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है। लसिका में लिखो, लसिका में फाइब्रोजिन की मात्रा कम होती है, लसिका में फाइब्रोजिन की मात्रा इसमें क्या होगी, कम होगी, और इसमें अधिक है, में कम होने से रक्त के थक्के जमने की शक्ति इसमें निहित होती है, यानी इसमें होती है, यानी रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन देता है, ये शक्ति देता है, कौन देगा, लसिका देगा। तो रक्त के थक्के जमने में शक्ति इसमें निहित होती है। हो गया। अब आरबीसी में लास्ट पॉइंट लिख लेना, आरबीसी में चौथा पॉइंट है, मतलब रुधिर में कि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है, और लसिका में लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसमें प्रोटीन अधिक होंगे, इसमें लिम्फोसाइट क्या होगा, अधिक होगा। हो गया बन। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन, यानी पादपों में परिवहन। क्या पढ़ना है, पादपों में परिवहन। तो आज पढ़ लिया जाए, कल आज है अब्बे, ठीक। तो पादपों में परिवहन, जिस प्रकार हम लोग, हमारे शरीर में क्या हो रहा था, परिवहन हो रहा था कुछ चीजों का, तो परिवहन करने के लिए कुछ तंत्र पाए जा रहे थे, ठीक है ना, हृदय, लसिका, रुधिर वाहिनी। तो पादपों में यह सब नहीं, कुल मिला जुला के पादपों में परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। लेकिन जिंदा तो वो भी रहते हैं, उसमें भी भोजन बनता है, उनमें भोजन का भी परिवहन होता है। तो उसमें कर्ता कौन है, तो उसमें ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उस ऊतक का नाम है संवहन ऊतक। क्या नाम है, संवहन ऊतक। जो 9 में पढ़े थे ना, उन ऊतक का नाम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। दारू एक का नाम बोल सकते हो, एक को पोषवा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जाइलम को दारू, फ्लोएम को पोषवा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, परिवहन को, कहा जो पादपों में परिवहन हो रहा है, जो पादपों में क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है ना, जो पादपों में परिवहन हो रहा है, तो इसमें 2 संवहन ऊतक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे,
संवहन ऊतक पाया जाता। इन संवहन ऊतक का नाम क्या है? एक तो जाइलम है, दूसरा क्या है? फ्लोएम। ठीक है ना? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर, जैसे हमारे शरीर में जो है कि परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। एक हृदय था, हृदय क्या करवा रहा था कि किसी चीज को क्या कर रहा है, जबरदस्ती भेज रहा है, भैया तू जाओ। और किसको भेज रहा है? रक्त को भेज रहा है। और रक्त को रास्ता कौन दे रहा था? रुधिर वाहिनियां, यानी जो नस थे वो रास्ते का कार्य कर रहा था। जो रुधिर था वो ट्रक का टालिक काम कर रहा है कि जो सामान को क्या कर रहा हूं मैं लेके जा रहा है। और भेजने कार्य कौन कर रहा था? हृदय। वो सब चीजें इसमें नहीं है। इसमें जाइलम में पाया जा रहा है, फ्लोएम। यह दोनों मिलकर जो पादपों में परिवहन करा रहे हैं, पूरे शरीर में खनिज पदार्थों, हानिकारक पदार्थों को क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। तो जो जाइलम होता है यह मिट्टी के अंदर से जो है कि मिट्टी के अंदर यानी जो जड़ क्या है, जड़ में मूल रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोम, या हम इसको रूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट, हेयर, HAI। हाँ, ठीक है ना? यानी बाल के जड़ों के बाल, ठीक है ना? यानी बाल जैसी, रोया जैसी संरचना होती है, जिसकी सहायता से परासरण विधि द्वारा, इसके द्वारा परासरण विधि द्वारा यह जो है कि मिट्टी से खनिज लवण एवं जल को क्या करता? अवशोषित करता। परासरण विधि द्वारा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद जाइलम ऊतक वहीं बैठा रहेगा, तुरंत पकड़ लेगा और लेके ऊपर चला जाएगा। जाइलम खाली ऊपर किसी चीज को ले जा सकता है, नीचे फिर वापस लेके नहीं आ सकता। ये ले जाके देगा कहाँ? ऊपर पत्तियों तक, क्योंकि पत्तियों में जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या बनता है? भोजन बनता है। और जब भोजन बनता है तो भोजन बन गया, और जब भोजन बन गया तो यही बैठा रहता है फ्लोएम। और फ्लोएम बैठा रहता तो पूरे टहनियों में यानी पूरे पौधे के शाखाओं तक क्या ले जाएगा, यानी भोज्य पदार्थों को फ्लोएम अपने जो है कि माध्यम से ले जाकर पूरे शाखाओं में बांटता है। वो चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे टहनी, हर जगह फ्लोएम अपना भोज्य पदार्थ क्या करेगा? लेके जाएगा। ठीक है? तो कुछ पल्ले पढ़ा। अब इसकी कहानी आगे कल लिखेंगे, ठीक है ना? आज के लिए बस।